हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी सैनी, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और जैसे कि नीट 2022 को होने में सिर्फ 20 डेज़ ही बचे हैं, तो इस मोमेंट पे आपकी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही होगी। जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस तो देखो करते रहो, लेकिन डेली एक टेस्ट ज़रूर करना। 2 to 5 आप टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए, उसके बाद जो टॉपिक्स में आप गलती कर रहे हो उस टॉपिक को आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, ये आपका पार्ट रहेगा। और जो थ्योरेटिकल है जो पार्ट आपका, उसको आप कंटिन्यू रीड करते रहिए। ठीक है, जैसे कि इनऑर्गेनिक हुआ, जिसमें कि पी ब्लॉक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी को डेली पढ़ो। ठीक है, ये तो आपको करना है, बाकी प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे होंगे। बाकी जो बच्चे थोड़ा पिछड़ गए हैं, जिनको थोड़ा सिलेबस भी बचा है और नहीं कर पा रहे हैं, उनका क्या है कि उनको सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए अब। ठीक है, तो आज वही मैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताऊंगी। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड ही हैं, कि प्रीवियस ईयर में किन से ज़्यादा पूछा गया है आपसे, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, उस पर बेस्ड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद 11th बायोलॉजी। ओके, तो 11th बायोलॉजी में फर्स्टली आपकी यूनिट कौन सी है? तो 11th बायोलॉजी में फर्स्ट आपकी यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में आपको 4 चैप्टर्स आते हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो इसमें तो मैंने कहा था कि लिविंग वर्ल्ड से कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का ऑर्डर, जो कि जिस पर मैंने वीडियो बनाई थी, उसका निमोनिक मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार देख लेना। ठीक है, और सेकंड थिंग जो उसमें टेबल दी है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेबल आप ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है, सेकंड चैप्टर आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिससे कि आप एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं। वो जो टेबल दी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट पेज पे, वो आप ज़रूर पढ़ के जाना। थर्ड, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। देखो इसमें आपके एग्जाम्पल्स, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ने आपको। प्लांट किंगडम में आपसे मेनली एल्गी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एल्गी तो ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है, उसमें एक टेबल भी दी है एल्गी पर, तो अगर एल्गी नहीं भी पढ़ रहे हो तो वो टेबल पढ़ लेना। और उसमें जो लास्ट पेज पर दिया हुआ है आपको, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, उसके एक्सेप्शंस ज़रूर पढ़ के जाना है। ठीक है, ये सब पढ़ के जाना है। और एनिमल किंगडम में आपका एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम्पल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। और आपका जो लास्ट पेज में, अगर आप एनिमल किंगडम नहीं भी पूरा पढ़ पा रहे हो, तो लास्ट पेज में एक टेबल दी है। ठीक है, उसको आप पढ़ लेना। उसका मतलब एक समरी दे रखी है वो लास्ट पेपर में। ठीक है ना, तो एक तरह से वो समरी है। अगर आप पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो वो टेबल पढ़ लेना। ठीक है, दैट इज़ मोर देन एनफ। उसके बाद है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये यूनिट आ जाती है हमारी। देखो ये बात ध्यान रखो कि पढ़ना आपको सारा ही है। ठीक है, मैं लास्ट मोमेंट के लिए बता रही हूँ कि लास्ट मोमेंट पे आप किन किन चीज़ों को देख कर जाना। ठीक है, क्योंकि आप सारा पढ़ने के बाद भी आप बहुत सी चीज़ें भूल जाओगे, तो फिर लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट, जब 2 दिन 3 दिन बच जाएंगे, तब आप क्या देखोगे? तो इसको हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो, कहीं लिख लो। ये सब चीज़ें ज़रूर से देख कर जानी है हर चैप्टर में से। ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर से क्वेश्चन तो आना ही है। ठीक है, तो यूनिट सेकेंड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, जिसमें से एक का निमोनिक मैंने बताया था आपको एस्टिवेशन के बारे में, तो वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, बाकी निमोनिक बना के ही पढ़ना चाहिए यार एग्जाम्पल्स, तो तभी याद रहते हैं अच्छे से। ठीक है, तो अगर आपको और निमोनिक चाहिए तो मेरे को बता देना मेरे पास बहुत निमोनिक है। उसके बाद आता है आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इस डाइकॉट, मोनोकॉट, रूट, स्टेम एंड लीफ, इनके डिफरेंसेस, इनके एक बार फ़ोटो देख के चले जाना। आपको फ़ोटो से और लेबलिंग से ध्यान आ जाएगा कि किसमें क्या है। ठीक, उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। देखो इसमें इम्पॉर्टेंट है, आपके फर्स्ट 4 पेज दिए हैं, जिसमें कि आपकी एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यूज़ जो है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल और न्यूरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के चले जाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, आपके थर्ड यूनिट, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका सेल एंड सेल डिवीज़न। ठीक है, तो सेल डिवीज़न तो बिल्कुल बहुत छोटा सा टॉपिक है, मतलब छोटा सा चैप्टर है, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है सेल डिवीज़न पर। किस पर बनाई है? वो मैंने बनाई है उसके फेजेस के ऊपर, G1, S, G2 ये होता है ना, जिसमें अमाउंट ऑफ DNA और क्रोमोसोम नंबर, इसमें हम कंफ्यूज होते हैं, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, और सेकेंडली आपको उसमें क्या पढ़ना है, मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 ज़रूर पढ़ के जाना है। ठीक है, बार बार उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिप्टोटीन, जाइगोटीन, ये सब चीज़ें जो हैं। और एनाफेज पढ़ लेना आप तीनों का, माइटोसिस का भी, मियोसिस का भी, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का। इसमें पूछ लेते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये सब। ठीक है, तो
एनाफेज पढ़ के जाना है, प्रोफेज पढ़ के जाना है, ठीक है। मैंने आपको इस छोटे से चैप्टर में से भी टॉपिक बता दिया है, ठीक है। ये पढ़ना तो सारा ही है, ठीक है। बाकी बायोमोलिक्यूल्स, इसमें टेबल्स ज़रूर पढ़ के जाना, और अमीनो एसिड्स, न्यूट्रल और आपका बेसिक, एसिडिक, ठीक है, ये कौन से होते हैं ये ज़रूर पढ़ के जाना। ये तो केमिस्ट्री में भी आ गया था और बायो में भी आ गया था, बताओ सेम ही आ गया था। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल तो इम्पॉर्टेंट है ही पूरा, और ये बहुत इजी भी है, आप जस्ट रीडिंग लोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। प्लांट फिजियो में आते हैं अब। प्लांट फिजियो देखो बड़ा यूनिट है, ठीक है। इसमें पहला चैप्टर देख के ही बहुत बड़ा है पहला चैप्टर ही। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में आप क्या देखना, देखो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो इन्होंने एनसीईआरटी ने हाईलाइट कर रखे हैं, तो वो शब्द देख लो आप, और उसके आगे पीछे की लाइंस पढ़ लो, मतलब देख लो कि आखिर उसमें है क्या। जैसे कि इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं उसमें इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट दे रखा है, डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो इसमें इन्होंने इन्हीं शब्दों को हाईलाइट किया हुआ है, तो आप इसको ना पढ़ के टेबल पढ़ लो, टेबल में वो सब चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। एक्वापोरेंस को कर रखा है, पोरेंस को कर रखा है इन्होंने हाईलाइट, इन्होंने सिम्प्लास्ट, सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट को हाईलाइट कर रखा है, तो पता चल रहा है ना कि ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है। तो यस, तो आप इसमें हाईलाइटेड पॉइंट्स जो दिए हुए हैं उनके आगे पीछे मतलब वो देख लेना कि ये चीज़ होती क्या है, वो पढ़ के चले जाना। उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन, तो चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके मतलब एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं ना आपसे, तो मिनरल न्यूट्रिशन तो देखो पूरा पढ़ लेना, उसमें छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वही ना कि आपको याद करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा आपको याद करने के लिए। उसके बाद फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चार्ट दे रखा है इन्होंने जिसमें कि आपको खुद ही फिल करना है वो, ठीक है। तो वो चार्ट एक बार आप फिल कर लेना, चैप्टर पढ़ना, उसको फिल करना, उसके बाद लास्ट में उसी को पढ़ के चले जाना, ठीक है, बहुत काम आता है वो। उसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आपके साइकिल्स इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। देखो क्रेब्स साइकिल पर तो मैंने वीडियो ही बनाई हुई है, उसका निमोनिक भी बताया हुआ है, तो इसमें ढंग से नहीं दिया हुआ क्रेब साइकिल, तो आप उसी वीडियो से पढ़ना क्रेब साइकिल, ठीक है, आपका वो क्लियर हो जाएगा पूरा। इस वीडियो के ख़त्म होते ही एक बार क्रेब साइकिल को ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसमें मेनली लास्ट वाला पार्ट है आपका जो लास्ट में दिया है ना, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स, तो वो ज़रूर 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 पढ़ के जाना, देखो उससे क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद आता है कि 5th यूनिट जो कि है ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो मैं तो कहूँगी देखो पर्सनली कि आप इसको पूरा पढ़ के जाओ, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आना है वो कंसेप्चुअल बेस्ड आना है, तो आप ऐसे करके तो नहीं पढ़ सकते कि ये वाली लाइन रट्टा मार लेता हूँ इसमें से आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें एक टॉपिक है तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा उसका कंसेप्ट आपको क्लियर करने के लिए। हार्ट है तो हार्ट को पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। अगर आप रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो इसमें आपको पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। तो बेटर कि आप इसको पूरा गो थ्रू करें, ठीक है, पूरा चैप्टर मतलब पूरी यूनिट पढ़ें, ठीक है। फिर आपका जाता है नेक्स्ट क्लास 12th। अब क्लास 12th में सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब बता दिया। अब शुरू से बता देती हूँ कि यूनिट नंबर 6 रिप्रोडक्शन में आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। देखो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में आप ज़्यादा कुछ मत पढ़ के जाना, जो भी क्वेश्चन आएगा आप उससे कर दोगे क्वेश्चन, ठीक है। यही स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल, ये देख लेना एक बार, ठीक है। मोनोइशियस डायशियस आप एक बार देख लेना, ठीक है, बस और कुछ नहीं देखना, बाकी सब कर दोगे आप क्योंकि आपने बायोलॉजी पढ़ी है और क्या ही है इसमें से एक्स्ट्रा। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, इसमें आपका पिस्टल इंपॉर्टेंट है, पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इसमें आप जो है ना एक बार ये देख के जाना कि प्लॉइडीज़ क्या है, ठीक है, सबकी एक बार प्लॉइडीज़ ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। आपका पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑटोगैमी, ज़िटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, ये इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये ज़रूर पढ़ के जाना आप। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है डबल फर्टिलाइजेशन इसमें इम्पॉर्टेंट है, एंड आपका एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ज़रूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट यूनिट जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। देखो जेनेटिक्स में भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज़्यादा बड़ा भी है ना, क्या करें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, और एक पेडिग्री एनालिसिस इंपॉर्टेंट है इसमें, तो उसका मैं एक वीडियो बना दूँगी आपको, पेडिग्री एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है, उसका क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप करोगे, एक बार एग्जाम्पल्स के साथ पूरा समझा दूँगी।
तो आप उस वीडियो को देख लेना। तो वो मैं अभी इसके बाद नेक्स्ट डालूँगी, ठीक है। तो उस टॉपिक को आप छोड़ सकते हो, बाकी आप पढ़ लेना। पेडिग्री एनालिसिस उससे पढ़ लेना। उसके बाद एवोल्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट है एक बार मैं बता देती हूँ आपको। थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, ओपेरेन एंड हाल्डेन, ठीक है, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। और आपकी मिलर्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसमें डेट भी पूछी जाती है, पढ़ लेना, देख लेना। उसके बाद आपका ये होमोलोगस और एनालॉगस, ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, इनके एग्जाम्पल आप पढ़ के जाना और ये क्या है ये पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो आपको पढ़नी है दैट इज़ हार्डे-विनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। हार्डे-विनबर्ग प्रिंसिपल, इसको आप पूरा पढ़ के जाओगे, ठीक है। और इसमें जो ये उन्होंने ग्राफ दे रखा है ना, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इसको भी आप देख लेना, इससे समझ आ जाएगा मतलब आपको। और नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, ठीक है, जिसमें कि ड्रामेपिथेकस, ये पूरा आपको मतलब ये क्या है, बस थोड़ा सा पैराग्राफ ये पूरा पढ़ना है आपको, इससे क्वेश्चन भी आता है। एंड जहाँ पे आप डरते हो, पढ़ते नहीं हो, दैट इज़ दिस ज्योग्राफिकल पीरियड का जो उन्होंने ये चार्ट्स बना के दे रखे हैं ना, ये इनसे डर जाते हो ना यार, ये कैसे याद होंगे। देखो याद तो ये करने होते हैं, बट एंड मोमेंट पे तो आप मत ही करना, रहने देना, इसका थ्योरी पार्ट पढ़ के चले जाना, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी आप एक बार पढ़ लेना। एड्स, कैंसर और ड्रग्स, इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। ड्रग्स में लास्ट वाला पार्ट आप छोड़ भी दोगे तो छोड़ देना। ये जो एडोलसेंस है और ये एडिक्शन, इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग, ये समझ आ ही जाता है पेपर में, कर दोगे। प्रिवेंशन, कंट्रोल छोड़ देना, कुछ नहीं पढ़ना इसमें, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैटेजीज़ फॉर एनहांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन, ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, गो थ्रू द होल चैप्टर, लेकिन लास्ट में जो पढ़ना वो क्या पढ़ना, एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग में ये आप लास्ट में एक बार देख के चले जाना, ठीक है। मोएट जो है MOET, ये देख के चले जाना। और ये टेबल ज़रूर देख के चले जाना लास्ट मोमेंट पे, टेबल छोड़ना नहीं है, टेबल लास्ट मोमेंट पे देख कर ही जाना है, ओके। नेक्स्ट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, छोटा सा चैप्टर है, पूरा पढ़ लेना, लेकिन फिर भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट एंड केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। देखो जहाँ पर ये जो लिखा है ना, केमिकल्स, एंजाइम्स, ये इसमें तो दिख नहीं रहा होगा आपको, बता दे रही हूँ, केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, इसमें ये एस्परजिलस निगर, स्ट्रेप्टोकाइनेज और साइक्लोस्पोरिन A एंड दिस स्टैटिन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे, ठीक है। तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट मुझसे कहेगा तो मैं तो कहूँगी कि अगर आप लास्ट मोमेंट पे कुछ देख के जा रहे हो तो ये पढ़ के चले जाओ, ये पैराग्राफ है एक, पढ़ के चले जाओ, ठीक है। बाकी छोटा सा टॉपिक है, मतलब छोटा सा चैप्टर है, पढ़ना तो पूरा ही देखो, छोड़ना मत उसको पूरा। फिर बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, इसमें आपसे मेनली ये टूल्स एंड ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पूछते हैं, ठीक है। और मेनली यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका ऑरिजिन, ये क्लोनिंग वेक्टर से, ठीक है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में तो कहूँगी ये यूनिट छोटी ही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट कंसेप्चुअल है, एक बार आपको समझना पड़ता है, ठीक है। तो गो थ्रू द होल यूनिट, ओके, नॉट दैट मच बिग, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लास्ट मोमेंट पे भी आप इसमें सब चीज़ देख सकते हो। एंड लास्टली इकोलॉजी बड़ी यूनिट है लेकिन इम्पॉर्टेंट यूनिट है, इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ कि क्या पढ़ के जाना लास्ट मोमेंट पे। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन अपने आप में एक बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो इसमें मेनली आप जो फोकस करना वो लास्ट वाले पार्ट पे करना, ठीक है। पढ़ना पूरा, शुरुआत का आपको याद आ जाएगा, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। मेन फोकस रहेगा आपका पॉपुलेशन एंड ग्रोथ में, आपका जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला और लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला, ये आप देख के चले जाना। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में पॉपुलेशन इंट्रैक्शन का एक टेबल दिया हुआ है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल, क्वेश्चन आता ही है, पिछली बार भी आया, ठीक है। उसके बाद ये जो इन्होंने दिया है ना, प्रेडेशन, मतलब नेम ऑफ इंट्रैक्शन जो है, ठीक है, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, एमेंसलिज्म, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आप इनके एग्जाम्पल्स देख लेना, ठीक है।
ये आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ के चले जाना। उसके बाद इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, मतलब चैप्टर है। इकोसिस्टम में अगर आप कुछ पढ़ोगे तो ये जो डिकम्पोजिशन वाला जो आपका पैराग्राफ है ये पूरा पढ़ना। और दूसरा आप क्या पढ़ना, दूसरा आप पढ़ना ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। एंड वन मोर थिंग दैट इज़ फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप ज़रूर से पढ़ के जाना लास्ट मोमेंट पे। फॉस्फोरस साइकिल ना, ये चार्ट ही पूरा आ जाता है, ये जो उन्होंने डायग्राम बना रखा है ना यहाँ पे, ये फ्लो चार्ट आ जाता है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, देखो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और प्लांट्स का जो उन्होंने यहाँ पर पाई चार्ट दिया हुआ है उसको पूरा समझा रखा है, तो वो आप उस वीडियो से देख लेना, ठीक है। यहाँ से देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें मैंने निमोनिक भी बताया है। ओके, सेकेंड आप इसमें क्या देखेंगे, आप स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ देखेंगे। एंड आप इसमें क्या देखेंगे, लास्ट हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, जिसमें कि इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन दे रखा है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। इसमें यही पूछते हैं कि इन सीटू कंजर्वेशन में क्या क्या चीज़ आएंगी और एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या आएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका एनवायरमेंटल इश्यूज़। इसमें आप मेनली ईयर्स पर फोकस करेंगे कि कौन सा एक्ट कब चला है, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एयर पॉल्यूशन, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। इसमें केस स्टडीज़ दे रखी हैं, तो किसने कौन सी केस स्टडी दी है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट हियर बायोलॉजी। मैंने सब चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। फाइनली आपको ये सब चीज़ें देख कर जानी है, पर ये मत भूलना कि बायोलॉजी पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बायोलॉजी पढ़ो आप पूरा, अभी भी आप अभी से भी शुरू करोगे ना पढ़ना तब भी आपका पूरा हो जाएगा। 20 डेज़ हैं अभी, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ये है कि अच्छे से पढ़ना है, बाकी को रीड आप कर लो, ठीक है। पढ़ के पर पूरा जाना है, ठीक है, क्योंकि पेपर तो आपका एनसीईआरटी से बनने वाला है। देखो आपके कितनी सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो गई हैं कि एग्ज़ाम मतलब पेपर इजी आता है, हाँ वो बात अलग है कि उस हिसाब से मेरिट भी बनती है, आपकी कट ऑफ हाई चली जाती है, ठीक है। तो वो तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, बट आप जो पढ़ के गए हो पेपर उससे बनने वाला है, ये कितनी अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस हो गया, हो जाना चाहिए था क्योंकि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, बट नहीं हुआ ना। कितना सही हो गया है अब कि आपका एनसीईआरटी बेस, आपसे वही पूछा जाएगा जो आप पढ़ रहे हो। बस इतना है कि वो आपको ये देखना चाहता है आपको कितना रिटेन है, किस बच्चे को कितना रिटेन है। तो अगर कट ऑफ हाई जा रही है तो कोई बात नहीं ना, आप अपने स्कोर को बढ़ाओ। तो या दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। देखो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, आप सिर्फ पढ़ के जाओगे काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप इसके बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर लगाना, ठीक है। प्रीवियस ईयर ही लगाना, ज़्यादा प्रीवियस भी मत लगाना, सिर्फ 10 ईयर के भी कर लोगे तो भी ठीक है, ठीक है। So okay, take care then, see you soon in the next video. Till then take care, bye bye.